हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में 14 चैप्टर को स्टार्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस। और स्टूडेंट इसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट जो पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स भी होते हैं कि कोई ऐसा मैटर जो कि किसी भी जो इंडिया की टेरिटरी का जो कि क्या हो, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट हो, लेकिन क्या हो वो किसी भी स्टेट में इंक्लूड ना हो, तो ऐसे सब्जेक्ट पर भी जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है। स्टूडेंट ऐसा कोई भी मैटर जो कि इंडिया की टेरिटरी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ना आता हो, तो स्टूडेंट ऐसा पार्ट कौन सा है इंडिया में जो कि इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आता है लेकिन स्टेट्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बात की गई है हमारी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट अगर यूनियन टेरिटरीज़ के रेफरेंस में किसी भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाना है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी लॉ बनाया जाना है, तो उसके लिए भी पार्लियामेंट को ही ऑथराइज किया गया है, पार्लियामेंट को ही एम्पावर किया गया है कि ऐसा कोई भी एरिया हमारी इंडिया की टेरिटरी का, ऐसा कोई भी पार्ट जो कि स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं है। मींस स्टूडेंट ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो है हमारी यूनियन टेरिटरीज़। तो ये कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये भी पावर है कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर जो भी लॉज बनाए जाएंगे उसके लिए पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, वो यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और स्टूडेंट साथ ही इसमें एक और पॉइंट बताया गया है कि इंडिया के द्वारा, अगर हमारे देश के द्वारा अगर कोई भी ऐसी टेरिटरी जिसको कि एक्वायर किया जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो भी पार्लियामेंट के द्वारा उससे रिलेटेड किसी भी लॉ का फॉर्मेशन किया जाता है। एक्वायर्ड टेरिटरी का मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंडियन ओशियन है, वहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन में हमने कोई भी आइलैंड है उसको हमने एक्वायर कर लिया। उसके बाद क्या है, उस पर अगर कोई भी लॉस, उसको कैसे रेगुलेट किया जाना है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाना है, उस आइलैंड को कैसे वहाँ पर गवर्न किया जाना है, तो इस चीज़ की जो सारी अथॉरिटी है उससे रिलेटेड जो लॉज हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और उसके लिए जो ऑथराइज़ किया गया है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ किया गया है कि पार्लियामेंट इस चीज़ के लिए एम्पावर है कि वो इंडिया के द्वारा एक्वायर की गई किसी भी टेरिटरी से रिलेटेड लॉज का फॉर्मेशन कर सकती है। और साथ ही जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनसे रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। स्टूडेंट उसके बाद जब 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 आता है, तो जो 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया प्रोविज़न आता है जिसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को लाया जाता है, जीएसटी टैक्स को लाया गया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का एक स्पेशल प्रोविज़न 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और जिसके थ्रू जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। स्टूडेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उससे रिलेटेड किसी भी लॉज का फॉर्मेशन हमारी पार्लियामेंट भी कर सकती है और साथ ही जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी कर सकती है। दोनों के ही पास पावर है कि वो अपने अपने रेस्पेक्टिव क्षेत्र में जो जीएसटी है, स्टूडेंट ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सेंट्रल जीएसटी है और जो स्टेट जीएसटी है वो क्या है, जीएसटी के दो कैटेगराइजेशन है। अगर सेंट्रल जीएसटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कलेक्शन है, तो उस पर जो लॉज बनाने की पावर होगी, जो सेंट्रल जीएसटी है उसके लिए किसके पास पावर होगी, पार्लियामेंट के पास पावर होगी। अगर स्टूडेंट हम स्टेट जीएसटी की बात करते हैं तो उसके लिए जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, लॉज बनाने की, वो पावर दी गई है स्टेट लेजिस्लेचर को। यानी स्टूडेंट जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लॉज का फॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा सकता है, जिसमें कि जो सेंट्रल जीएसटी है उससे रिलेटेड जो लॉज का फॉर्मेशन किया जाएगा वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। और अगर स्टेट जीएसटी है उसके कलेक्शन के
उसके लिए उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी लॉस का फॉर्मेशन है, उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी लॉस का फॉर्मेशन किया जाना है, उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर किया जाता है। स्टूडेंट, उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, यही चीज़ बताई गई है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिस्पेक्ट में जो भी लॉज हैं उनको बना सकती है, और उसके पास इस चीज़ की पावर होती है कि अगर क्या है कहीं पर भी दो स्टेट्स के बीच में ट्रेड होता है, इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स होता है, और वहाँ पर जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैं, जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो रही है किसी भी दो स्टेट्स के बीच में, जो कि इंटर स्टेट ट्रेड कहलाता है, तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको इस चीज़ की एक्सक्लूसिव पावर है कि वो इंटर स्टेट ट्रेड या इंटर स्टेट कॉमर्स से रिलेटेड लॉस का फॉर्मेशन कर सकती है। स्टूडेंट, जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो इसमें एक और एडिशन किया गया है कि अगर कोई भी रेजिडरी सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में आता है, जो ना तो यूनियन लिस्ट में आता है और ना ही स्टेट लिस्ट में आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को भी पार्लियामेंट के लिए ही ऑथराइज़ किया जाता है कि उस सब्जेक्ट में भी पार्लियामेंट को ये पावर दी जाती है कि अगर कोई रेजिडरी सब्जेक्ट, स्टूडेंट रेजिडरी सब्जेक्ट का मीन्स ये है कि कोई भी ऐसा रिमेनिंग सब्जेक्ट जिसको कि ना तो यूनियन लिस्ट में कंक्लूड किया गया है ना ही उसको स्टेट लिस्ट में कंक्लूड किया गया है, तो उससे रिलेटेड जो लॉज का फॉर्मेशन है वो पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। और स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है और जिसके लिए पूरे नेशन वाइड एक क्या है लेजिस्लेशन को यूनिफॉर्मिटी से एप्लीकेबल किया जाना है, तो ऐसे सभी सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का है और जिसके लेजिस्लेशन के लिए क्या है पूरे देश में एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसको नेशन वाइड उसको एप्लीकेबल किया जाना है, तो ऐसे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंदर उनको रखा जाता है। और वही स्टूडेंट ऐसे मैटर या ऐसे सब्जेक्ट जो कि रीजनल या लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेट से ही रिलेटेड होते हैं, वहीं की प्रॉब्लम्स होती हैं या वहीं से रिलेटेड वो सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसे सभी मैटर्स को स्टेट लिस्ट में रखा जाता है। और ये क्या होते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को शो करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजनल मैटर्स होते हैं, अलग अलग उनकी लोकल इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग उनके सब्जेक्ट भी डाइवर्स होते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट को दिखाते हों वो सभी ऐसे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं जो कि रीजनल और लोकल इम्पोर्टेंस को शो करते हैं। स्टूडेंट ऐसे मैटर्स जो कि क्या हों हमारी कंट्री की यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या हों ज़रूरी हों, हमारी कंट्री में उन सभी लेजिस्लेशन को थ्रो आउट क्या है उनकी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, और लेकिन उसमें क्या है उनको अगर हम कंकरेंट लिस्ट में ना इंक्लूड करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हैं इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो स्टूडेंट जो ये है इसमें बताया गया है कि द मैटर्स ऑन विच यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन थ्रू आउट द कंट्री इज डिज़ायरेबल, ऐसे मैटर्स जो जिनके लेजिस्लेशन की यूनिफॉर्मिटी तो क्या है डिज़ायरेबल है, बट वो क्या हैं वो कंकरेंट लिस्ट में उनको इसेंशियली उनको इनमरेट करना, उनको एलाबोरेट करना क्या है ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट किस में आते हैं, ऐसे सब्जेक्ट आते हैं स्टेट लिस्ट में, क्योंकि वो क्या हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पेसिफिक इंटरेस्ट को बताते हैं, जो डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट है उनको बनाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को क्या किया जाता है स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि क्या हो जो इंटरेस्ट हैं, जो स्टेट के अलग अलग लोगों के अपने इंटरेस्ट हैं उनको क्या किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके।
स्टूडेंट, और जो ये स्टेट लिस्ट है ये बताता है कि जो डाइवर्सिटी है उसमें क्या हो, यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। इट परमिट्स डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्मिटी। इसमें क्या है, पूरी तरीके से जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी तो है, लेकिन क्या है तब भी हमारे स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्टेट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी तीनों लिस्ट हैं ये बताती हैं कि इनमें क्या है, ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हुए ही डाइवर्सिटी का प्रोविज़न स्टेट लिस्ट में ऐड किया गया है। स्टूडेंट, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको ही, उसकी जो भी पावर हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की पावर हैं उनको ही कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, और जो भी रेजिडरी पावर्स हैं वो क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई हैं। स्टूडेंट, जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट है वो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल ऐसे ही सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को बताते हैं। और स्टूडेंट, इनके अलावा जो भी रेजिडरी पावर्स हैं उनको क्या है, स्टेट्स के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट यूएसए में क्या है, फेडरल सिस्टम है, और ऐसा फेडरल सिस्टम है जिसमें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए यहाँ पे रेजिडरी पावर्स जो हैं वो स्टेट्स के लिए छोड़ दी गई हैं। लेकिन स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो भी रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए रिजर्व नहीं किया जाता है। जबकि जो यूएसए है वहाँ का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रिक्ट पावर ऑफ सेपरेशन किया जाता है, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में भी केवल फेडरल गवर्नमेंट को ही, जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी पावर को ही मेंशन किया गया है, और जो रेजिडरी पावर्स हैं उनको स्टेट के लिए छोड़ दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे स्टेट का भी अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टूडेंट, अगर हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो अमेरिकन पैटर्न है उसी को फॉलो करता है, और जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो फेडरल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ही पावर को मेंशन किया गया है। और स्टूडेंट, अगर हम एक और कंट्री की बात करते हैं जैसे कि कनाडा है, जो कनाडा है वहाँ पर डबल इनुमरेशन किया जाता है। वहाँ पर क्या है, फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स होते हैं, फेडरल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, और जो रेजिडरी पावर होती हैं, जो रिमेनिंग पावर होती हैं, उनको हमारे इंडिया की ही तरह वहाँ पर भी कनाडा में भी सेंटर को, उन रेजिडरी पावर्स को सेंटर के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें हमने 3 एग्जाम्पल लिए। सबसे पहले हमने यूएसए की बात की। हमने कहा कि जो यूएसए है वहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में केवल फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को ही मेंशन किया गया है, और जो रेजिडरी पावर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। और स्टूडेंट, हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी यही पढ़ा कि ये भी इस रेस्पेक्ट में यूएसए का जो अमेरिकन पैटर्न ऑफ सिंगल इनुमरेशन ऑफ पावर है, जिसमें कि केवल फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को ही मेंशन किया गया है, उसको ही फॉलो करता है। और स्टूडेंट, हमने पढ़ा ही है कि जो यूएसए है वहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में जो पावर ऑफ सेपरेशन है वो कंसिस्ट करता है। वहाँ पर जो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो पावर ऑफ सेपरेशन का है, इसीलिए वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के लिए अपने अलग से पावर्स को ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है, और जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए रेजिडरी पावर्स को स्टेट के लिए ही छोड़ दिया गया है।
स्टूडेंट, इसके बाद हमने पढ़ा कि लेकिन जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे इंडिया की तरह ही वहाँ पर भी फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैं, लेकिन जो रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा जाता है कि उसका जो कैनेडियन फेडरेशन का जो डेवलपमेंट किया गया है वो इस बेसिस पर उसका फॉर्मेशन किया गया है कि वहाँ पर जो सेंटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। और इंडिया में भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। हमारे इंडिया में भी जो अगर कोई भी वैसी सिचुएशन है नेशनल इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग या कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो तब सेंटर को क्या किया जाता है, सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरह कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसको हमने पढ़ा था कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, यहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 250 से ज़्यादा प्रोविज़न्स हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। स्टूडेंट, जो आज का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से 250 से भी ज़्यादा प्रोविज़न को लिया गया था। तो स्टूडेंट, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है इसने बेसिकली 3-fold इनुमरेशन के बारे में बताया था। जो सब्जेक्ट हैं उस टाइम पर भी इसको 3-fold मीन्स की जो 3 कैटेगरीज़ हैं उनमें डिवाइड किया गया था पावर्स को, जिसमें कि जो लिस्ट थी, एक थी फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी लिस्ट थी कंकरेंट लिस्ट। लेकिन स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसमें भी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी उनको इन तीन लिस्ट में कंक्लूड किया गया था, जिसमें से पहली लिस्ट कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट, दूसरी लिस्ट कहलाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लिस्ट कहलाती है कंकरेंट लिस्ट। लेकिन स्टूडेंट, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इन 3 लिस्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारी क्या कहलाती है, यूनियन लिस्ट कहलाती है। जो उस टाइम की जो प्रोविंशियल लिस्ट थी आज वो क्या कहलाती है, स्टेट लिस्ट कहलाती है। और जो कंकरेंट लिस्ट थी वो तो क्या है, सेम एज 1935 की तरह ही है, उसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लिस्ट ही कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसके बावजूद भी जो आज हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से कुछ डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंस इस रिगार्डिंग है क्योंकि स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है उसमें जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको इन 3 सब्जेक्ट्स में जो इनको कैटेगराइज किया गया था, तो उस टाइम पर जो रेजिडरी पावर्स होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू ये प्रोविज़न किया गया था कि जो रेजिडरी पावर्स होंगी उनको न तो फेडरल लेजिस्लेचर को दिया जाएगा और ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दिया जाएगा, बल्कि उन रेजिडरी सब्जेक्ट्स को उस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रखा गया था। लेकिन स्टूडेंट, आज का जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस एस्पेक्ट से डिफरेंट है। हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारी रेजिडरी पावर्स होती हैं या फिर जो भी रेजिडरी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड जो पावर हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। उसके लिए हमारी पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए ऑथराइज होती है, एम्पावर्ड होती है। जबकि स्टूडेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है जहाँ से ही ये हमने जो ये 3 लिस्ट का जो ये 3-fold इनुमरेशन है इसको लिया था, इसको हमने वहाँ से जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका कैटेगराइजेशन वहाँ से ही डिराइव किया गया था। तो स्टूडेंट, इसमें हमने देखा कि उस टाइम पर जो रेजिडरी पावर्स होती थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहती थी। लेकिन जो आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जो भी रेजिडरी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं और उनसे रिलेटेड पावर का फॉर्मेशन पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है।
स्टूडेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यूनियन लिस्ट को स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है और यूनियन लिस्ट को सुप्रीम माना जाता है। स्टूडेंट, अगर कभी भी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग होती है तो जो यूनियन लिस्ट है उसको ही प्रिवेल माना जाएगा। यूनियन लिस्ट में जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाएगा उसको ही सुप्रीम माना जाएगा, उसको ही वरीयता दी जाएगी। लेकिन स्टूडेंट, अगर कभी भी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में कोई भी ओवरलैपिंग होती है सब्जेक्ट को रिलेटेड, मान लीजिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो यूनियन लिस्ट में भी आता है और कंकरेंट लिस्ट में भी आता है, तो इस कन्फ्लिक्ट की कंडीशन में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो भी सेंट्रल लॉ बनाया जाएगा वही एप्लीकेबल होगा और उसको ही हायर माना जाएगा, उसको ही सुप्रीम माना जाएगा। स्टेट के द्वारा बनाया गया लॉ उस टाइम पर प्रिवेल नहीं होगा। स्टूडेंट, इसके बाद ही अगर कोई भी ऐसा लॉ है स्टेट के द्वारा बनाया गया, कोई भी ऐसा स्टेट लॉ है जिसको कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिज़र्व किया जाता है और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट उसको प्राप्त हो जाता है, तो तब क्या होगा, ऐसा कोई भी स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, तब उसको पार्लियामेंट के द्वारा उस टाइम पर नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको क्या है, प्रेसिडेंट से कंसिडरेशन मिल गया है, तो अगर वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो तब वो बना रहेगा। लेकिन स्टूडेंट, अभी भी जो पार्लियामेंट है अगर वो चाहे तो इस लॉ को ओवरराइड कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस ही लॉ में क्या कर सकती है, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करके क्या कर सकती है, उस लॉ को चेंज कर सकती है, उसमें ही कुछ अलग लॉज को बना सकती है। पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि भले ही स्टेट लॉ, कोई भी ऐसा स्टेट लॉ जिसको कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया था और उसको बाद में प्रेसिडेंट का जो कंसेंट है, जो प्रेसिडेंट का असेंट है, वो अगर रिसीव भी हो जाता है तो तब भी क्या होगा, तब भी वो स्टेट लॉ बन तो जाएगा, प्रिवेल तो करेगा उस टाइम पर। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो अभी भी उसको क्या कर सकती है, ओवरराइड कर सकती है और उससे रिलेटेड किसी भी, उसमें कोई भी नया प्रोविज़न ऐड कर सकती है, किसी भी लॉ को बना सकती है सेम मैटर पर, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। और स्टूडेंट, बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक यही उसमें कॉन्सेप्ट है, यही एक मेन पॉइंट है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तरह इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर सेंटर या स्टेट के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो सुप्रीमेसी हमेशा सेंटर को ही दी जाएगी, वहाँ पर स्टेट की बात नहीं सुनी जाती है। ऐसे ही अगर स्टेट सब्जेक्ट के बीच में या फिर स्टेट लिस्ट में या फिर जो यूनियन लिस्ट है इनके बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है सब्जेक्ट मैटर को लेकर या फिर स्पेसिफिक प्रोविजंस को लेकर, तो तब भी जो हायर अथॉरिटी है, जो प्रिवेलिंग अथॉरिटी है, वो पार्लियामेंट को ही माना जाएगा। बेसिकली इंडिया में क्या है, जो भी सेंटर कहेगी, जो भी सेंटर के द्वारा बनाए गए सब्जेक्ट हैं, सेंटर इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से ऑथराइज है और पार्लियामेंट किसी भी लॉ को चेंज कर सकती है जो कि स्टेट के द्वारा बनाया गया हो। क्योंकि स्टूडेंट, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन है, उसको क्या है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।